साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन के बारे में आज पढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस है जो काम करता है लॉरेंज फोर्स में। अब साइक्लोट्रॉन है क्या और क्यों यूज़ किया जाता है, तो बताया ये गया कि साइक्लोट्रॉन जो है एक डिवाइस है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, अ डिवाइस विच इज़ used for accelerating a charge particle and providing certain velocity एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ होता है एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए या उसको एक पार्टिकुलर वेलोसिटी देने के लिए। अब सोचो कि अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे आप फोर्स कैसे लगाओगे। इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम उसको धक्का दे देंगे तो फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे फोर्स लगाएंगे, तो कहा यह गया कि चार्ज पार्टिकल जो आएगा उस पर हमको फोर्स लगाना है, तो इस डिवाइस जो है, इस डिवाइस में उसको रख देंगे चार्ज पार्टिकल को, ठीक। तो उस कंडीशन में उसमें एक वेलोसिटी अपने आप आ जाएगा। अब रही बात कि ये काम किस सिद्धांत पे करता है, तो ये प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल हो, तो लिखा गया कि वेन एक काम किया जाता है, वेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल accelerate when it is placed in the electric and magnetic फील्ड। या सिंपल ये भी लिख सकते हैं, वर्किंग इतना जो प्रिंसिपल है उससे भी इजी वे में लिख सकते हैं। क्या हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल में लिख सकते हैं, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंज फोर्स। आपको जो लगता है वो आप वो लिख दीजिए। आप केवल ये लिख भी सकते हैं, ये वाली बात भी लिख सकते हैं, ये, और नहीं तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिए। क्या अब ये रहे वर्क कि कंस्ट्रक्शन में लिखा गया, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखा गया, कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि इट कंसिस्ट टू डी शेप्ड hollow ठीक है, टू डी शेप्ड hollow evacuated
evacuated metal chambers D1 and D2, ठीक है। ये D है और ये D है, दो D1 एंड D2 है, और यहाँ से ये निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज पार्टिकल को निकलने के लिए ये जगह है। ये हॉलो है, जैसे कि दो टिफिन का बॉक्स ले लो और बीच से काट दो तो कैसा 2D बनेगा, बिल्कुल भी 2D बनेगा, तो वो डी शेप्ड है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखा गया दीज 2Ds are connected with AC supply controlled by oscillator। ऑसिलेटर से ये कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, ये बोला गया, ठीक। अब जो रही बात कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग में देख लेते हैं वर्किंग कैसे होता है। वर्किंग में कहा गया कि जब वर्किंग की बात करें तो जैसे ही दो डीप्स तो इसमें क्या किया गया कि वे चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे आप पुट कर दो, तो जैसे ही पुट करोगे और एसी सर्किट अगर लगा हुआ है तो ये इसे सर्किट में पता है कि अल्टरनेट उसका पोलैरिटी चेंज होता है। तो मान लो कि इधर पॉजिटिव हुआ और इधर निगेटिव हुआ, तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर एक्सेलरेट करेगा, इधर की ओर। जैसे ही मान लो कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखे, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रख दिए, तो चार्ज पार्टिकल किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, और ये चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इधर की ओर तेज़ी के साथ चलेगा। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से दिया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसमें दिया जा रहा है। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसमें भी कुछ वेलोसिटी के तरह वर्किंग में, तो लिख रहे हैं कि O है, इस पॉइंट में लिखा गया कि वेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is placed at O, then it moves towards, ये D1 था, ये D2 मान लेते हैं, towards D2, ठीक है। ये D2 के साथ इस वेलोसिटी के साथ इधर की ओर मुड़ा D2, एंड अब अंदर में जैसे ही मेटल के बॉक्स के अंदर गया चार्ज पार्टिकल, तो हम पढ़े हैं कि शील्डिंग में कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो उस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू देन मैग्नेटिक फील्ड applied a force QVB which is perpendicular
its velocity, then the charge particle trace a semi सर्कुलर पाथ। अब चूंकि इस पे वेलोसिटी हमेशा अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो ये आगे गया तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये तो इस तरह से ये इस तरह से आ जाएगा, मुड़ कर करके बेंड कर जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ के बाद क्या होगा कि फिर जैसे ही ये यहाँ पे आया वैसे ही ये पॉजिटिव जो था ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल फिर धक्का दिया इधर की ओर, वेलोसिटी आया, और वेलोसिटी आने के बाद ये एक्सेलरेट किया Q इंटू ई फोर्स से, क्योंकि हमेशा ये इस पर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस पर Q इंटू ई का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ से इसका फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, अब ये फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ऑसिलेटर का काम है पोलैरिटी को चेंज करना। अब जैसे ही जो ये पॉजिटिव हो गया फिर इस चार्ज पार्टिकल को धक्का मारा तो फिर इसका वेलोसिटी बढ़ा, और इसका काम केवल क्या है, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड का काम केवल क्या है कि सर्कुलर मोशन देना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है कि थोड़ा सा उसका वेलोसिटी को बढ़ा देना। अब यहाँ से फिर ये ऐसे बेंड हुआ, ठीक, और फिर यहाँ पे आया, फिर उसी तरह से पोलैरिटी चेंज हुआ। अब ये इस तरह से ये वेलोसिटी बढ़ते 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 ये क्या हो जाएगा, इतना वेलोसिटी बढ़ जाएगा कि यहाँ के बाद ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर पाथ जो बना इसका, तो एक रेडियस हुआ ना कुछ भी, ठीक, जो फाइनल जो सर्किल बना यहाँ से यहाँ तक का, तो इस सर्किल का एक रेडियस हुआ आर मान लो। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमने जो लिखा है सर्कुलर पाथ, देन दे आफ्टर certain moment of time the particle attained maximum velocity or radius of साइक्लोट्रॉन। ठीक है, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन जो बनाए थे इसका जो रेडियस होगा उस रेडियस को अटेंड कर लेगा। अब रेडियस को अटेंड कर लेगा तो उस कंडीशन में जो रेडियस का जो आएगा तो क्यू भी लास्ट के कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू भी बी, मैग्नेटिक फील्ड है बी अंदर की ओर, क्यू भी बी किसके बराबर होगा, एम भी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक, ये आर हो गया क्या, रेडियस, तो आर बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, आर बराबर क्या निकल के आए, एम भी बाई क्यू बी आएगा, एम भी बाई क्यू बी आ गया, आर रेडियस निकालने का, ये रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस हमको तो पता है कैलकुलेटेड वैल्यू है ऑसिलेटर का, इस ऑसिलेटर का रेडियस तो हम जानते हैं, इस ऑसिलेटर का रेडियस हम जानते हैं, तो रेडियस अब जानते हैं तो ये रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे। मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल मुझे पता कैलकुलेटेड है, भी पता है, यानी बी हमको पता है, तो यहाँ से हमारे पास सारा कुछ निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, इसका मान लो कि फ्रीक्वेंसी कितना ऑसिलेशन कर रहा है, तो हम देखते हैं ये जो आया आपके पास, ये आ गया रेडियस का, रेडियस क्या रहेगा। अब देखो तो मुझे पता है ना कि एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, अब एक ऑसिलेशन में टोटल एंगल कितना बनाया, तो हमको पता है कि v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा। ठीक, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ठीक, तो यहाँ से r इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो ये यहाँ ये वाला जो कैलकुलेट करके आप निकाले थे इसको यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू वी बी की जगह पे v इक्वल टू
आर इंटू क्यू इंटू बी बाई एम। यहाँ से निकल गया, ये हमने भी को यहाँ पे रखा। अब भी बराबर जो आया आर इंटू क्यू बी बाई एम, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं आर इंटू क्यू इंटू बी बाई एम, ठीक। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा के। आर गया तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, ओमेगा बराबर आया मेरे पास क्यू बी बाई एम, ठीक। और हमको पता है कि क्यू यहाँ से ये ओमेगा का वैल्यू था 2π/t, तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं अगर 2π/t, तो 2π/t इजकल टू क्यू बी बाई एम, तो यहाँ से t आ गया मेरे पास 2πm/QB। अब टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है मुझे, देखो आप, यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड कितना लगाया आया 2πm/QB और 1/t, f बराबर होता है 1/t। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालें तो कितना हो जाएगा QB/2πm, ठीक है। अब ये मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड मुझे मालूम है, चार्ज जो भी जिसको हम पुट किए हैं वो पे वो मालूम है, 2πm का मास भी मालूम है, तो सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब जितना हैवी चार्ज पार्टिकल देंगे उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होती है, और ये सिर्फ जो है चार्ज पार्टिकल को, हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला चीज़ है ये, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए।